गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संप्रभुता। और मैं आपको ये बता दूं कि इस बार बीए भाग फर्स्ट के लिए और फर्स्ट पेपर के लिए ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। संप्रभुता की अवधारणा राजनीति विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है। हम यूँ कह सकते हैं कि जिसे हम राज्य नामक वस्तु के रूप में जानते हैं या राज्य के रूप में जिसे हम जानते हैं, उसकी जो आधारशिला है, उसका जो बने रहना है, उसका जो चलायमान है, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके जो कार्य है, सब कुछ इसके पीछे अगर कोई तत्व कार्य करता है तो वह संप्रभुता। यही वो तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। अगर अपन शुरुआत की बात करें तो हम ये जानते हैं और ये मानकर चलते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। 4 आवश्यक तत्व: सरकार, जनसंख्या, क्षेत्रफल और सबसे महत्वपूर्ण जिसे राज्य की पहचान होती है वो है संप्रभुता। आप यूँ समझ लीजिए दूसरे शब्दों में कि 1971 से पहले बांग्लादेश एक संप्रभु राज्य नहीं था, वो पाकिस्तान का भाग था। और 1971 में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ और प्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश की स्थापना हुई, तब उसके पास एक तत्व आया जो था संप्रभुता। और इसी के साथ बांग्लादेश एक नवीन राज्य के रूप में, एक नवीन देश के रूप में स्थित हुआ। तो यही वो तत्व है जो अन्य राज्यों से, अन्य चीज़ों से, अन्य समुदायों से राज्य को अलग करता है। हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि 1947 से पहले भारत एक संप्रभु राज्य नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटेन के अधीन था। और जैसे ही उसको ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वैसे ही वो एक संप्रभु राज्य हो गया और उसके आधार पर वो अपने सभी मामलों का खुद निर्णय करने की स्थिति में आ गया। तो आज अपन इसी महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन, आपने यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है जो राज्य तथा अन्य समुदायों के बीच भेद स्थापित करता है। संप्रभुता के कारण ही राज्य देश के अंदर सर्वोपरि होता है तथा विदेशी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है। यानी कि अभी जो बात मैंने आपको कही थी कि राज्य के पास संप्रभुता का होना इस बात का प्रतीक है कि वो अन्य समुदायों से अलग है, सर्वोच्च है, शक्तिशाली है। एक राज्य के भीतर जितने भी प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लीजिए, राज्य के अंदर मान लीजिए, वो सब राज्य को इसलिए प्रमुखता प्रदान करते हैं, इसलिए अलग स्थान और सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं कि उसके पास एक तत्व है और वो है संप्रभुता। याद रखिएगा, ये राज्य का तत्व है, सरकार का नहीं है। इसलिए राज्य तभी एक अलग राज्य के रूप में पहचाना जाएगा, अस्तित्व में आएगा, जब उसके पास संप्रभुता नामक तत्व होगा। अर्थ एवं परिभाषाएं। संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची सोवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। अंग्रेजी में संप्रभुता को सोवरेनिटी कहा जाता है। और सोवरेनिटी जो शब्द है वो आया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और एनस। सुपर और एनस का शाब्दिक अर्थ लैटिन भाषा में होता है सर्वोच्च शक्ति। सुपर मतलब सर्वोच्च और एनस का मतलब शक्ति। इसका मतलब संप्रभुता वो तत्व है जो सर्वोच्च शक्ति की ओर इशारा करता है। यानी कि राज्य के पास संप्रभुता का होना का मतलब है कि वो अपने भीतर स्थापित समस्त समुदायों से सर्वोच्च है। साधारण शब्दों में संप्रभुता सबसे बड़ी शक्ति को कहते हैं। राज्य में ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है, अन्यथा हर व्यक्ति व समूह अपने इच्छानुसार कार्य करने लग जाएगा और संघर्ष और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साधारण शब्दों यानी दूसरे शब्द हम समझे तो संप्रभुता राज्य में सबसे बड़ी शक्ति को कहते हैं। ये शक्ति होनी भी आवश्यक है, क्योंकि यदि ये नहीं होगी, यदि ये शक्ति नहीं होगी राज्य के पास, तो राज्य के भीतर स्थापित समस्त व्यक्ति, समस्त समुदाय, समस्त संगठन अपने इच्छा के अनुसार चलेंगे। कोई भी उनको नियंत्रित करने वाला नहीं होगा, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राजनीति विज्ञान में संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च सत्ता से है, जिसके आदेश व कानून सर्वोपरि अथवा अंतिम रूप से मान्य होते हैं। एक राज्य के भीतर कोई भी सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी कार्य करती है, वो जनता इसलिए मानती है, इसलिए स्वीकार करती है, इसलिए उनका पालन करती है कि उसके पास
संप्रभुता शक्ति है जिसके अधीन राज्य की जनता को रहना पड़ता है, जिसके अधीन राज्य की जनता को उसके आदेशों की पालना करनी पड़ती है। यह वह शक्ति है जिसकी अभिव्यक्ति राज्य में पुलिस और सेना के द्वारा होती है। आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में इस सत्ता की आज्ञाओं के विरुद्ध अन्य कोई व्यक्ति या संकार्य नहीं कर सकता और न ही इसके विरुद्ध कानूनी रूप से कहीं कोई अपील की जा सकती है। इसका मतलब ये एक ऐसी शक्ति है जो सर्वोच्च स्तर पर अपने राज्य के भीतर होती है। ये वो शक्ति होती है जिसकी अभिव्यक्ति जो है राज्य में पुलिस और सेना के द्वारा होती है। पुलिस आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सेना बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने के लिए। इसलिए आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्थितियों में राज्य की और इस शक्ति की आज्ञाओं के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। और संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जिसके विरुद्ध कहीं पर भी कोई अपील नहीं की जा सकती। जैसे कि बोंदा कहता है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है, यानी कि इस पर कोई दूसरा नियंत्रण नहीं हो सकता। ये राज्य में पाई जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है। बर्गेस भी कहता है कि संप्रभुता व्यक्तियों और उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक निरपेक्ष एवं असीमित शक्ति है। यानी कि बर्गेस के अनुसार संप्रभुता वो शक्ति है जो राज्य के भीतर उसके जो भी व्यक्ति है, जो भी समुदाय है, उनके ऊपर सर्वोच्च है और ये निरपेक्ष और असीमित है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी, कोई भी बंधन लागू नहीं होता। लास्ट की बात देखिए एक बार, राज्य अपने प्रदेश में स्थित सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदाय को आदेश देता है परंतु वह इनमें से किसी के द्वारा आदेश प्राप्त नहीं करता। लास्ट ये कहता है कि राज्य के पास संप्रभुता शक्ति होने के कारण से राज्य अपने अधीन, अपने अंदर स्थापित समस्त समुदायों को आदेश देता है, लेकिन राज्य को कोई आदेश नहीं दे सकता। संप्रभुता के रूप, पहले ये आंतरिक संप्रभुता, इसका तात्पर्य होता है आंतरिक संप्रभुता से तात्पर्य केवल इतना है कि राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति, समुदाय व संगठन, चाहे वे कितने ही बड़े, पुराने और शक्तिशाली क्यों ना हो, राज्य की संप्रभुता से ऊपर नहीं हो सकते। इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि राज्य अपने आंतरिक मामलों का प्रबंध करने का पूरा अधिकार रखता है। राज्य के भीतर जो भी संस्थाएं होती है, जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी संगठन होते हैं, जो भी समुदाय होते हैं, वो चाहे कैसे भी हो, कितने भी पुराने हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन राज्य की संप्रभुता शक्ति से बाहर नहीं हो सकते। और दूसरा है बाह्य संप्रभुता। प्रभुसत्ता के बाह्य पक्ष से तात्पर्य यह है कि कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति बनाने व विदेशों से संबंध स्थापित करने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। जैसे कि आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य अपनी आंतरिक व्यवस्था बनाना और बाह्य संप्रभुता का तात्पर्य होता है अपनी बाह्य व्यवस्थाएं बनाना। एक संप्रभु राज्य अपने समकक्ष किसी भी राज्य के साथ किसी भी तरह के संबंध बना सकता है। ये उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है कि वह किस देश के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करता है, किस देश के साथ क्या नीति अपनाता है। ये उस राज्य की अपनी स्वयं की धारणा होती है, उसके आधार पर ही वो कार्य करता है। कोई भी उसको किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखा जाता है और जिसके फलस्वरूप एक राज्य अपने ही समान अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। यानी कि संप्रभुता वो शक्ति है जिसके कारण से एक राज्य अपने भीतर, अपने राज्य के भीतर स्थापित जितने भी प्रकार के समुदाय होते हैं, जितने भी प्रकार के संगठन होते हैं, उन सब के ऊपर अंतिम शक्ति रखता है, अंतिम नियंत्रण रखता है और साथ ही साथ जो दूसरे राज्य होते हैं, दूसरे देश होते हैं, उनके साथ एक स्वतंत्र तरीके से अपनी इच्छा से संबंध स्थापित करता है, नीतियां बनाता है और उसके आधार पर उसकी एक पृथक पहचान स्थापित होती है। संप्रभुता के लक्षण, पहला है निरंकुशता। इसका तात्पर्य जनता के लिए राज्य की शक्ति से बढ़कर कोई अन्य शक्ति न राज्य के भीतर और न राज्य के बाहर हो, ऐसी सर्वोच्च शक्ति केवल एक ही हो सकती है। यहाँ पर निरंकुशता का मतलब ये नहीं होता कि वो निरंकुश तरीके से राज करता है। इसका तात्पर्य इतना है इस निरंकुशता का कि संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो राज्य के पास होती है और राज्य के पास होने के कारण से राज्य में इससे बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं हो सकती। राज्य में संप्रभुता के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं हो सकती और इसी के आधार पर राज्य अपनी आंतरिक व्यवस्थाएं बनाता है और इसी के आधार पर राज्य अपने समकक्ष दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। जो भी व्यक्ति उस राज्य में निवास करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए उस संप्रभुता शक्ति से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं हो सकती।
इस शक्ति के प्रयोग में चाहे कुछ सीमाएं माननी पड़े, पर यह सीमाएं केवल राज्य की ओर से इस शक्ति का प्रयोग करने वालों के ऊपर लागू होती है। इस संप्रभुता शक्ति के कारण से हमें कुछ चीजें माननी भी पड़ती है। जो भी राज्य कानून बनाता है हमें उन कानूनों का पालन करना पड़ता है, और यदि हम कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो हमें दंड का भुगतान भी करना पड़ता है। ये इसीलिए कि राज्य संप्रभुता शक्ति के आधार पर अपनी आंतरिक व्यवस्थाएं बनाता है, और अगर कोई आंतरिक व्यवस्था भंग करता है तो उसको दंडित भी करता है, सिर्फ इसीलिए उसके पास एक शक्ति है और वो है संप्रभुता। दूसरा लक्षण स्थायित्व है। प्रभुसत्ता एक स्थायी वस्तु है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक उसका पाया जाना आवश्यक है। सरकार और शासन बदलते रहते हैं किंतु प्रभुसत्ता का अंत नहीं होता। इसका अंत राज्य के अंत का लक्षण है। यानी कि जब तक राज्य रहेगा तब तक संप्रभुता रहेगी। संप्रभुता समाप्त, राज्य समाप्त। अगर कहीं कोई राज्य का समापन होता है तो उसका तात्पर्य हम ये निकालते हैं कि अब उसके पास संप्रभुता नहीं रही। यानी कि ये एक स्थायी तत्व है। जब तक राज्य रहेगा तब तक उसके पास संप्रभुता रहेगी। संप्रभुता समाप्त, राज्य भी समाप्त हो जाती है। राजतंत्र में यदि कोई राजा मर जाता है तो प्रभुसत्ता अपने आप उसके उत्तराधिकारी को चली जाती है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक प्रभुसत्ता रहेगी। यानी कि जब तक राज्य बना रहेगा तब तक संप्रभुता भी रहेगी। जैसे हम कहते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां जो है राजा में केंद्रित होती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि राजा के पास संप्रभुता होती है। लेकिन जैसे ही राजा का देहांत होता है तो उसका उत्तराधिकारी जो भी होता है पद ग्रहण करता है, स्वतः ही संप्रभुता उसमें चली जाती है। इसलिए संप्रभुता तब तक रहेगी जब तक राज्य रहेगा। तीसरा है सर्वव्यापकता। इसका तात्पर्य है प्रभुसत्ता का प्रभाव राज्य की सीमा के अंतर्गत मनुष्यों, समुदायों और व्यक्तियों पर होता है। राज्य का कोई भी भाग, व्यक्ति या संस्था उसके प्रभाव व अधिकार से मुक्त नहीं होते। यानी कि सर्वव्यापकता मतलब कि राज्य का जहां तक क्षेत्राधिकार है, राज्य की जहां तक सीमाएं हैं, वहां तक संप्रभुता का असर रहेगा, प्रभाव रहेगा। उस प्रभाव क्षेत्र में आने वाली कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी संगठन, कुछ भी, वो उस संप्रभुता के दायरे से बाहर होने का दावा नहीं कर सकता। इसका मतलब संप्रभुता वहां तक विद्यमान रहती है जहां तक राज्य का क्षेत्राधिकार रहता है, सब जगह व्याप्त होती है। अदेयता, संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता, उसे किसी को दिया नहीं जा सकता। राज्य से प्रभुसत्ता का पृथक करने का अर्थ है राज्य को समाप्त करना। यानी कि संप्रभुता किसी के द्वारा दी नहीं जाती, ये स्वतः ही प्रकट होती है। संप्रभुता को राज्य से कभी भी किसी भी सूरत में अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि संप्रभुता का अंत राज्य का अंत है। संप्रभुता समाप्त, राज्य समाप्त, राज्य समाप्त, संप्रभुता समाप्त। इसलिए जब तक राज्य रहेगा तब तक संप्रभुता रहेगी, और यह संप्रभुता कभी भी किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होती, किसी के द्वारा दी नहीं जाती। जिस प्रकार शरीर से प्राण निकल जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार यदि राज्य से सत्ता को पृथक कर दिया जाएगा तो राज्य का भी अंत हो जाएगा। समझ गए होंगे, एकदम इजी भाषा में लिखा है। जैसे कि हमारे शरीर में प्राण होते हैं, प्राण निकल गया तो शरीर निर्जीव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो राज्य रूपी शरीर की आत्मा संप्रभुता है। यदि संप्रभुता समाप्त हो गई तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा। एकत्व, प्रभुसत्ता एक होती है, अनेक नहीं। प्रभुसत्ता को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि राज्य में कोई समानांतर सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता नहीं हो सकती। संप्रभुता एक होती है, एक राज्य में एक से बढ़कर संप्रभुता नहीं हो सकती। अगर एक से अधिक संप्रभुता होती है इसका मतलब वहां पर दो राज्य है। हम यूं कह सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान था 1971 तक, जो वर्तमान बांग्लादेश है 1971 तक पाकिस्तान का भाग था। लेकिन 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हो गया, बांग्लादेश नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। इसके साथ ही संप्रभुता का भी विभाजन हो गया, एक दूसरा राज्य बन गया। तो संप्रभुता एक होती है, एक से अलग नहीं हो सकती, उसको बांटा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये भी होता है कि एक राज्य में संप्रभुता के समकक्ष, एक राज्य में एक सरकार के समकक्ष कोई और दूसरी सरकार नहीं हो सकती, वो एक ही रहेगी। इसलिए संप्रभुता एक होती है, एक से ज्यादा नहीं। मौलिकता, प्रभुसत्ता मौलिक होती है, वह किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं हो सकती। प्रभुसत्ता का अस्तित्व स्वयं अपने अधिकार से है। यदि वह किसी के द्वारा प्रदत्त है तो प्रदत्त करने वाली शक्ति उससे उच्चतर हो जाएगी। मौलिकता का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए कि मौलिकता का मतलब है कि ये मौलिक है और किसी के द्वारा प्रदान नहीं है, स्वयं है, अपने आप है, स्वतः है, तो वो मौलिक है। तो प्रभुसत्ता क्या होती है? मौलिक होती है, वह और किसी के द्वारा प्रदान नहीं होती। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर
संप्रभुता किसी के द्वारा प्रदान की जाती है तो इसका मतलब जो प्रदान करने वाली शक्ति है वो संप्रभुता से ऊपर हो जाएगी, जबकि संप्रभुता से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए संप्रभुता की शक्ति स्वयं अपने आप से ही है, स्वयं से है, और वह स्वयं प्रकट होती है, स्वतः प्रकट होती है, और स्वतः ही राज्य के पास जब तक उसका अस्तित्व तब तक रहते हैं। जैसे अस्तित्व स्वभाव संप्रभुता भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए संप्रभुता को क्या कहा जाता है? मौलिक कहा जाता है। चिर भोगिता, इससे तात्पर्य यह है कि राज्य यदि किसी क्षेत्र पर अपनी प्रभुसत्ता का एक लंबे समय तक प्रयोग नहीं करता है तब भी उसका यह परिणाम नहीं निकलेगा कि प्रभुसत्ता का उस क्षेत्र पर अंत हो गया है। निरंतर उपयोग में लय लाने पर भी राज्य की सर्वशक्ति उसी में होती है। इसको भी समझ लीजिएगा। चिर भोगिता का मतलब होता है कि यदि किसी भाग पर, किसी भूभाग पर, किसी क्षेत्र विशेष पर अगर राज्य अपनी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग नहीं करता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस क्षेत्र पर उस राज्य की संप्रभुता शक्ति का अंत हो गया। एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि भारत के पास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों इलाकों में बहुत से द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ये जो द्वीप है इनमें से कुछ द्वीप ही है जिसके ऊपर इंसान बसता है, बाकी जो द्वीप है वो बिल्कुल निर्जन है जहां कुछ भी इंसान नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि वो जो इलाके हैं जहां पर इंसान नहीं रहता उसके लिए भारत सरकार कोई कानून नहीं बनाती, लेकिन जो द्वीप है जिनके ऊपर इंसान निवास करते हैं उनके लिए भारत सरकार कानून बनाती है। तो जो इलाके जिनके लिए कानून नहीं बनाया जाता इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो भारत की संप्रभुता शक्ति के बाहर है या भारत की संप्रभुता शक्ति उस पर लागू नहीं होती। ऐसा संभव नहीं है। चाहे भले उस पर प्रयोग करे चाहे ना करे, वो उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में ही रहते हैं, चाहे वो अपनी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग उस इलाके पर कर रहा है या नहीं कर रहा। जहां तक उसका भूभाग है, जहां तक उसका क्षेत्रफल है, वहां तक उस राज्य की संप्रभुता शक्ति रहती है। इसको समझिएगा। संप्रभुता के प्रकार, औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। गेटेल के अनुसार यदि राज्य का प्रधान औपचारिक, रश्मि या नामात्र का सत्ताधारी है तो वह औपचारिक प्रभुसत्ता कहलाएगी। संवैधानिक अथवा कानूनी रूप से समस्त शक्तियां औपचारिक संप्रभु को प्राप्त होती है, परंतु उसका प्रयोग उसके नाम पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसको एक बार पूरा अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। इंग्लैंड का सम्राट तथा भारत का राष्ट्रपति ऐसे ही औपचारिक संप्रभु है। यदि राज्य के प्रधान अधिकारी के हाथ में वास्तविक सत्ता होती है तो उसे वास्तविक संप्रभु कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट वास्तविक संप्रभु है। वास्तविक और औपचारिक प्रभुसत्ता का यह भेद संसदीय प्रशासन प्रणाली में ही होता है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यह चीज औपचारिक और वास्तविक ये सिर्फ और सिर्फ संसदीय शासन व्यवस्था में पाई जाती है। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक औपचारिक कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। भारत में औपचारिक कार्यपालिका राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में औपचारिक कार्यपालिका सम्राट है, जो कि वास्तविक कार्यपालिका भारत में प्रधानमंत्री और कैबिनेट है, और ब्रिटेन में भी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और कैबिनेट है। इसलिए ये जो भेद है औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता का, ये भेद केवल और केवल संसदीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है। भारत में या ब्रिटेन में समस्त कार्य जो है वो राज्य के प्रमुख के नाम से किया जाता है। जैसे कि भारत में यदि कोई भी कार्य, जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका कोई भी कार्य करती है तो वो राष्ट्रपति के नाम से करती है, और ब्रिटेन में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो भी कार्य करेगी वो सम्राट के नाम पर करेगी। काम तो सम्राट के नाम पर होते हैं, काम तो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन वास्तव में वो कामों को करता नहीं है। काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट, यानी कि जो हमारी मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल है, वो और प्रधानमंत्री मिलकर सारे कार्य करते हैं। राष्ट्रपति या ब्रिटेन का सम्राट केवल उस पर हस्ताक्षर करता है। इसलिए औपचारिक रूप से मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति या ब्रिटेन का सम्राट, लेकिन वास्तविक रूप से मुखिया होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार अलग अलग रूप में औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता पाई जाती है। औपचारिक संप्रभु है भारत का राष्ट्रपति या ब्रिटेन का सम्राट, और वास्तविक संप्रभु है भारत का प्रधानमंत्री और कैबिनेट या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और कैबिनेट, क्योंकि दोनों ही जगह संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में भी और ब्रिटेन में भी। इसलिए ये भेद जो है, ये अंतर जो है औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता का, ये केवल और केवल किसमें पाया जाएगा?
ये सिर्फ संसदीय शासन व्यवस्था में औपचारिक रूप से समस्त शक्तियों का प्रयोग भारत का प्रधान राष्ट्रपति या ब्रिटेन का सम्राट करता है, लेकिन वास्तविक रूप में उनका समस्त प्रयोग भारत का प्रधानमंत्री और कैबिनेट करता है। इसलिए संप्रभुता में औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता का भेद संसदीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है। दूसरा है विदित और यथार्थ संप्रभुता। विदित सत्ताधारी उसे कहना चाहिए जिसकी सत्ता संविधान की दृष्टि से नियमित और न्यायपूर्ण हो। उसके प्रतिकूल यदि उसकी सत्ता केवल शक्ति पर आधारित तो उसे हम यथार्थ सत्ताधारी कहेंगे। विदित यानी कि कानूनी दृष्टि से जिसके पास शक्ति होती है वो विदित सत्ताधारी होता है। यानी कि जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री है, भारत की कैबिनेट है, ये क्या है, विदित संप्रभु है, क्योंकि संविधान नियमानुसार इनको शक्ति सौंपता है। इन्होंने बहुमत हासिल किया है और बहुमत के कारण से ये लोग सत्ता में हैं और ये कोई भी कानून बना सकते हैं, क्योंकि विधि यानी कि कानून यानी कि संविधान इनको ये आदेश देता है, इनको अधिकार देता है। इसलिए ये एक प्रकार से विदित है। और यथार्थ क्या होता है कि शक्ति के बल पर जिसने कब्जा कर रखा हो, जो कानून के अनुसार तो किसी और के पास है लेकिन वास्तविक रूप से किसी और के पास है, वो है यथार्थ सत्ताधारी। अब यूँ एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई भूखंड खरीद रखा है और उसने अपने कागज भी बना रखे हैं, यानी कि सारे दस्तावेज बना रखे हैं, उसने रजिस्ट्री करवा रखी है, पट्टा भी उसके पास है। कानूनी रूप से उसका मालिक कौन हो गया? वो व्यक्ति जिसने उसका पट्टा बनाया है या जिसने उसकी रजिस्ट्री कराई। लेकिन यदि कोई गुंडा उसके ऊपर अधिकार कर लेता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, अवैध कब्जा, तो वास्तविक रूप से उस पर उसका वास्तविक अधिकारी कौन हो गया? वो गुंडा हो गया जिसने उस पर अधिकार कर रखा है। तो ये यथार्थ सत्ताधारी, क्यों? उसने शक्ति के बल पर उसका कब्जा किया। कानून के रूप से तो वो चीज़ दूसरे के पास है, लेकिन यथार्थ में वास्तव में वो किसी और के पास है। चीन में साम्यवादी क्रांति के पश्चात कई वर्षों तक अनेक पश्चिमी देशों ने चांग काई शेक की सरकार को वैधानिक संप्रभु माना, जबकि यथार्थ शासन पर साम्यवादियों का ही प्रभावशाली नियंत्रण था। अब इसको समझिएगा कि 1949 में जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई तो चीन की जो वास्तविक सरकार थी, जिसका मुखिया था चांग काई शेक, उनको भाग कर फार्मोसा में शरण लेनी पड़ी। फार्मोसा को आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। तो चीन की जो वास्तविक सरकार थी वो भाग कर चली गई फार्मोसा, और जो चीन था उसके ऊपर कब्जा हो गया साम्यवादियों का। लेकिन पश्चिमी देशों यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने साम्यवादियों को मान्यता प्रदान नहीं की। उनकी नज़र में अभी भी चीन के ऊपर जो था वो राष्ट्रवादियों का यानी कि चांग काई शेक का अधिकार था, जबकि वास्तव में अधिकार किसका था? साम्यवादियों का। तो ये स्थिति होती है, यानी कि विदित यानी कानूनी रूप से तो चीन के ऊपर अधिकार था राष्ट्रवादियों का यानी कि चांग काई शेक का, जबकि यथार्थ में यानी कि वास्तव में अधिकार था साम्यवादियों का। एक राज्य में दो प्रकार की सत्ताओं का होना तभी संभव है जबकि वहां गृह युद्ध की स्थिति हो, किंतु कुछ समय बाद अंततः एक ही सत्ता रह जाती है। ये जो विदित और यथार्थ संप्रभुता का जो अंतर है, ये केवल एक ही परिस्थिति में आ सकता है जब किसी राज्य में क्रांति की स्थिति हो, गृह युद्ध की स्थिति हो। अगर ऐसा होता है तो दो धड़े हो जाते हैं, एक जो कानूनी रूप से सत्ता में और एक जिसने क्रांति के माध्यम से सत्ता हथिया ली, और फिर कुछ समय बाद ये जो गृह युद्ध की स्थिति है कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है और अंततः उनमें से कोई एक सत्ता रह जाती है। या तो जो कानूनी सत्ता थी वो रह जाती है और क्रांतिकारियों का, विद्रोहियों का दमन कर दिया जाता है, या क्रांतिकारी जो है सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं और जो कानूनी सत्ताधारी है उनको वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। अंत में एक ही रह जाता है। जैसे कि चीन में हुआ, चांग काई शेक की सरकार भागकर फार्मोसा चली गई, साम्यवादियों का चीन पर कब्जा हो गया और कुछ समय बाद पूरे साम्यवादियों ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया और उसके साथ ही आखिरकार पूरे विश्व ने भी साम्यवादियों को मान्यता प्रदान कर दी और चीन के ऊपर एक ही सरकार का शासन स्थापित रहा। इसे कहते हैं विदित और यथार्थ संप्रभुता। तीसरी है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। कानून निर्मात्री संस्थाओं में वैधानिक संप्रभुता का निवास होता है। आधुनिक लोकप्रिय राज्यों में ये सत्ता संसद में होती है। वह संपूर्ण राज्य के लिए विधि निर्माण करती है और विधियों का पालन संपूर्ण राज्य के निवासियों को करना पड़ता है। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता, इसका मतलब है कि विधान यानी कि कानून निर्माण करने वाली संस्थाओं में वैधानिक संप्रभुता होती है। जैसे बात भारत की करें, भारत में संसद है जो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, तो संसद के पास कौन सी संप्रभुता होगी?
वैधानिक संप्रभुता और संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन भारत के निवासियों को करना पड़ता है, चाहे वो कैसे भी कानून बनाए। हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम उस पर विचार करें। हाँ, अगर कानून गलत है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, सरकार से अपन निवेदन कर सकते हैं कि कानून में अमुक चीज़, अमुक धारा, अमुक प्रावधान उचित नहीं है, उसमें परिवर्तन किया जाए। बाकी संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस कानून की पालना राज्य के संपूर्ण नागरिकों को करनी पड़ती है। इसलिए सभी जगह जिन जिन जगहों पर कानून निर्माण करने वाली संस्थाएं होती है और जिसके द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश में मान्य होते हैं, उन पे पास होती है वैधानिक संप्रभुता। उदाहरण के लिए देखिए, कानूनी दृष्टि से ब्रिटिश संसद को सर्वशक्तिशाली संस्था कहा जा सकता है। आज भी यही मान्यता है कि ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद है। वो कुछ भी कर सकती है और कोई भी कानून बना सकती है, उसकी इस शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं। इसलिए कानून निर्माण करने वाली संस्थाओं के पास होती है वैधानिक संप्रभुता। कानूनी सत्ता को प्रभावित करने वाली शक्ति को ही राजनीतिक सत्ता कहा जाता है। कतिपय विद्वानों का मत है कि राजनीतिक दृष्टि से संप्रभुता उस समूह जनता में निहित है जो कानूनी संप्रभु का मालिक है और जिसके समर्थन से कानूनी संप्रभु को उसका एहसास तथा शक्ति प्राप्त होती है। जो राजनीतिक संप्रभुता है वो वैधानिक संप्रभुता को प्रभावित करने वाली होती है। देखिए क्या लिखा है कि कानूनी यानी कि वैधानिक संप्रभुता को प्रभावित करने वाली शक्ति को राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। तो फिर वैधानिक संप्रभुता कौन प्रभावित करती है? जनता, क्योंकि वैधानिक संप्रभुता का निर्माण भी जनता ही करती है। संसदीय जो सदस्य है उन सदस्यों का निर्वाचन जनता करती है और संसद में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन जीतेगा, ये सब कुछ जनता तय करती है। जनता पूरे 5 साल का लेखा जोखा रखती है। वो जानती है कौन है, किसने क्या किया, किसने कैसा कार्य किया, उसके आधार पर चुनाव में वो अपने मत का प्रयोग करती है और उसके बाद जो व्यक्ति सही काम करता है उसको इनाम देती है, यानी कि जीत का तोहफा देती है, और जो गलत काम करता है उसको पराजित भी वही करती है। इसलिए वैधानिक संप्रभुता यानी कि जो संसद है उसको प्रभावित कौन कर रही है? जनता कर रही है। इसलिए वैधानिक संप्रभुता को प्रभावित करने वाली सत्ता को कहा जाता है राजनीतिक संप्रभुता। और विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता जनता में होती है क्योंकि जनता वैधानिक संप्रभुता को प्रभावित करती है। अगला है लोक प्रभुसत्ता। इसका तात्पर्य जनता की प्रभुसत्ता से। लोकतंत्रीय राज्यों में प्रभुसत्ता अंततः जनता में निहित होती है और जनता का ही सर्वोपरि माना जाता है। आज भी यही धारणा है कि संप्रभुता का निवास किसमें? जनता में। आज भी सब जगह यही मान्यता है कि संप्रभुता अंततः जनता में निवास करती है, इसलिए संप्रभुता का वास जनता में होता है। तो लोक प्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता की सब। लोक मतलब जनता, पब्लिक। लोक प्रभुसत्ता यानी कि जनता की संप्रभुता और जनता ही सर्वोपरि है। जनता के हाथ में शक्ति है, जनता ही निर्णय करती है, जनता ही अंतिम फैसला करती है। इसलिए इसे कहा जाता है लोक प्रभुसत्ता। जनता सब स्पष्ट है, अतः लोक प्रभुसत्ता मतदाताओं या निर्वाचकों में सन्निहित होती है। लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्सिलियो तथा विलियम आदि ने किया। जनता, खैर भीड़ को तो जनता नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर जनता का तात्पर्य क्या है? मतदाताओं या निर्वाचक, यानी कि जो निर्वाचन करते हैं, यानी कि जनता यानी मतदाता। मतदाताओं में हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रभुसत्ता का निवास होता है और वही अपने इस मतदान की शक्ति के माध्यम से सरकार का निर्माण करते हैं और उसको संप्रभुता शक्ति सौंपती है कि अब उनके लिए शासन किया जाए। ये जो लोक प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन मार्सिलियो और विलियम ने किया और आगे चलकर इसको बढ़ाने का कार्य किया था रूसो ने, जिसको लोक प्रभुसत्ता का जनक भी कहा जाता है। खैर ये थी लोक प्रभुसत्ता। तो ये है संप्रभुता। इसको पर प्रभुसत्ता भी कहते हैं, उसको हम संप्रभुता भी कहते हैं। एक ही शब्द कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो संप्रभुता वो एक ऐसा तत्व है जो राज्य के अंदर होता है और राज्य में सर्वोच्च होता है। राज्य इसके बिना नहीं हो सकता। राज्य अगर अस्तित्व में है तो इसके पीछे एक ही कारण होता है, संप्रभुता शक्ति का होना। तो ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा संप्रभुता। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए और पुनर्निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं इसकी अगली कड़ी के रूप में, तब तक के लिए धन्यवाद।